यह कहकर यशवंत सिंघानिया जी गुस्सा होकर उल्टे पैर सिया के कमरे से बाहर चले गए और जाते जाते सिया के सामने उन सभी लेटर्स को जमीन पर पटकते हुए गए थे। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने दादाजी के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती थी और करण को और उन दोनों का सपने को इस तरह तोड़ना भी नहीं चाहती थी। सिया ने चुपचाप से उन सभी लेटर्स को उठाया जिनमें और वापस अपने कमरे के अंदर आ गई। इन लेटर्स में उसकी फोटोज को सराहा गया था। वह सभी मॉडलिंग एजेंसीज उसके साथ काम करना चाहती थी। हालांकि किसी को भी इतनी आसानी से मॉडल बनने का मौका नहीं मिलता, पर क्योंकि सिया का कॉलेज शहर का सबसे बड़ा कॉलेज था और इसलिए लगभग हर किसी मॉडलिंग एजेंसी की नजर इन कॉलेजेस पर होती है ताकि यहां से नया डाल निकल कर आ सके की तलाश में रहती है। और सिया ने तो अभी अभी अपने कॉलेज का ब्यूटी कंपटीशन जीता था और इसीलिए उसके पास इतने ऑफर्स आ रहे थे। इन लेटर्स को हाथों में लेकर सिया यही काफी देर तक बैठी रही और जब उस कुछ समझ नहीं आया तो आखिर में परेशान होकर सिया ने करण को फोन किया। करण, हेलो सिया, क्या हुआ, कैसी हो? सिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूं, आकर एक बार दादाजी से मिल लो, पर तुम हो कि उनसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं हो। करण, सिया मेरी जान, मैंने मिलने से इनकार कहा किया है। मैं मिलूंगा, पर मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि अभी मैं उनसे किस तरीके से मिलूं। तुम्हारा परिवार शहर के सबसे ज्यादा रईस परिवारों में से एक है। मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊंगा? अभी मुझे अपनी एजेंसी सेट करनी है, पहले थोड़ा अपना नाम बनाना है। करण अभी बोल ही रहा था कि सिया ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, पर तब तक दादाजी मेरी शादी कहीं और करा देंगे। करण, तो तुम उनकी बात मानकर उनका परफ्यूम बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? फिल्म इंडस्ट्री में आग तुम्हारे करियर को बनाने के लिए हूं। 2-4 साल उनके पास नौकरी कर लो, उससे हमारी एजेंसी के लिए अच्छा खासा फंड भी खड़ा हो जाएगा।